हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम बिजनेस टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी बिजनेस टर्म्स हैं कॉस्ट। तो पहले हम कॉस्ट के बारे में देखेंगे, फिर वाउचर, देन डिस्काउंट एंड देन प्रोप्राइटर के बारे में। तो समझते हैं पहले कॉस्ट के बारे में। द अमाउंट स्पेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड कॉस्ट। आपको पता ही है कॉस्ट क्या होता है। देखो, जो भी चीज़, अगर हम कोई भी चीज़ परचेज करने जा रहे हैं या किसी भी चीज़ का बेनिफिट लेने जा रहे हैं, तो जो भी चीज़ हमें मिलती है या हम एक्वायर करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें पे भी करना पड़ता है। तो किसी भी चीज़ को लेने के लिए जो भी हमें चीज़ स्पेंड करनी है, चाहे वो कैश हो या फिर कुछ और, जो भी चीज़ उसके लिए हमें पे करना पड़ा, तो वो उस चीज़ की क्या हो जाती है, कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुड्स और सर्विसेज परचेज करनी है, तो अगर आपको गुड्स परचेज करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कैश पे करना पड़ेगा। तो जितना कैश आपको उसके लिए पे करना पड़ा, या जो भी चीज़, जितनी भी अमाउंट टोटल में आपको उसके लिए पे करनी पड़ी, तो वो टोटल में आपकी उस चीज़ की क्या हो जाती है, कॉस्ट हो जाती है। द अमाउंट स्पेंट मे बी एक्चुअल और नोशनल। द अमाउंट incurred टू परचेज अ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स इज द एक्चुअल कॉस्ट। अगर कोई भी अमाउंट आप पे कर रहे हो किसी रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए या फिर फिनिश गुड्स को परचेज करने के लिए, तो वो अमाउंट, टोटल अमाउंट उसकी क्या हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द रेंट ऑफ ऑन बिल्डिंग इज आल्सो इंक्लूडेड विच इज नोशनल कॉस्ट। देखिए, इसमें दो टर्म्स आ रही हैं। एक तो आ रही है कि एक्चुअल कॉस्ट और एक है नोशनल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट आपको पता चल गई कि क्या होती है, कि कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, तो उसको लेने के लिए आप एक्चुअल में कितना पे कर रहे हो, ठीक है, वो तो हो जाएगी उसकी एक्चुअल कॉस्ट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में हम पे नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो ना होती तो हमें पे करनी पड़ती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए आपके पास अपनी बिल्डिंग है, आपकी ओन ओन बिल्डिंग मीन्स आपकी अपनी बिल्डिंग है, तो उसका आपको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन उसका कोई ना कोई रेंट तो होता ना। अगर आप बिल्डिंग रेंट पे देते या फिर खुद आप अपने काम के लिए बिल्डिंग किसी से रेंट पे लेते, तो वो रेंट होता, आपको पे करना पड़ता, ठीक है। तो उस कॉस्ट को भी हम इंक्लूड करते हैं अकाउंटिंग में, तो उसको कह देते हैं नोशनल कॉस्ट। मीन्स अगर हम कह देते हैं कि हम ये सामान तो हमने घर से लगाया अपने बिजनेस से, तो घर पे जो सामान लगाया उसके भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। ऐसे तो नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो वो वैल्यू भी हम उसको इंक्लूड करते हैं, तो उसको कहते हैं नोशनल कॉस्ट। तो जो चीज़ आप एक्चुअल में पे कर रहे हो एट द सेम टाइम, जैसे आपने कोई चीज़ ली और आपने कैश पे किया उसके लिए, तो वो तो हो जाएगी उसकी एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन साथ में अगर आपने कोई ऐसी आपके अपनी बिल्डिंग है, उसका रेंट आप नहीं पे कर रहे हो, लेकिन उस बिल्डिंग की रेंट की जो वैल्यू है वो भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे, और वो हो जाएगी नोशनल कॉस्ट। तो आई होप आपको कॉस्ट समझ में आया होगा। कॉस्ट क्या होती है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो उसके लिए, उसके बदले में जो चीज़ पे करनी पड़ती है, वो होती है कॉस्ट। दो तरह की हो सकती है, एक्चुअल कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट। आगे हम देखते हैं वाउचर। वाउचर क्या होते हैं? वाउचर एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट होता है प्रिपेयर फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नोन एज वाउचर। जिस जिस पेज पे आप कह लो, या जिस डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है जहां हम अपनी सभी तरह की बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को नोट करते हैं। मैंने कहा ना, हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, सब चीज़ को नोट करते हैं। तो वो नोट जिस पे करते हैं, जो जो नोट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट बन जाता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, वाउचर। सो सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ऑन वाउचर्स। अब देखिए, आप शॉप पे जाते हो कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो वो आपको एक एक रिसीट देता है, जिस पे सब लिखा होता है कि आपने कौन सी आइटम ली, आपने परचेज़ की और कितने की परचेज़ की। फिर टोटल करके उसमें टोटल अमाउंट लिखी होती है। उसी रिसीट पे सप्लायर का नेम भी लिखा होता है, ठीक है, वो किस सप्लायर की है। तो यही वो रिसीट है, वो वाउचर है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट है, जिससे आप आगे की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिससे आप आगे ये देख सकते हैं कि आपने क्या क्या सामान कितने कितने का लिया था। तो ये जो सोर्सेज, ये मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं आपकी आगे की अकाउंटिंग करने के लिए। आगे जब आप पढ़ोगे इसमें जर्नल एंट्रीज आप करोगे। जर्नल एंट्रीज हम किस बेसिस पे करेंगे, वाउचर के बेसिस पे करेंगे। एक बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें हम परचेज करते हैं, तो जितनी जितनी चीज़ें हम परचेज करेंगे उतने सारे वाउचर्स हमारे पास आ जाएंगे। फिर उन वाउचर्स को देखकर हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, फिर आगे उसकी और अकाउंटिंग करेंगे। तो वाउचर्स क्या है, वो डॉक्यूमेंट है जिस पे वो सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है नोट की होती हैं, और वो सोर्स बन जाती हैं, वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाता है जिनके बेसिस पे हम आगे अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, अ वॉचर मे बी डिफाइंड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एनी एंट्री अपियरिंग इन द बुक्स। तो आपकी आगे जितनी भी अकाउंटिंग बुक्स बनेंगी, जर्नल बुक होगी, आपकी लेजर बुक होगी, तो उसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी उसका एविडेंस जो है, उसका जो सोर्स है, वो कौन होंगे, वाउचर्स होंगे। क्लियर? आगे है डिस्काउंट।
डिस्काउंट क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है। डिस्काउंट हमें भी, हम कोई भी चीज़ बाजार से लेने जाए तो उस पर भी हमें डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू जितनी है उससे थोड़ा कम करके वो जो सप्लायर जब हमें देता है तो वो कहते हैं कि उसकी प्राइस में थोड़ा रिड्यूस कर दिया उसका प्राइस। तो वही चीज़ है डिस्काउंट, द रिडक्शन इन द प्राइस और पेमेंट ऑफ गुड्स अलाउड बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू इट्स कस्टमर्स इज कॉल्ड डिस्काउंट। जब भी कोई बिजनेस अपना प्रोडक्ट सेल करता है वो कई बार कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़े से डिस्काउंट भी ऑफर करता है। तो जब वो डिस्काउंट वैल्यू में रिड्यूस कर देता है, फॉर एग्जांपल अगर 50 की चीज़ है, अगर वो 40 रुपीज़ में बेच रहा है तो वो 10 रुपीज़ का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट आगे दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, द रिडक्शन इन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस, जो ऑलरेडी उसका प्राइस है, उसका मतलब उसका प्राइस जो मैं आप कह सकते हैं कि सारी कॉस्ट इंक्लूड करने के बाद और साथ में प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद जो उसका प्राइस आता है, ठीक है, वो प्राइस है अलाउड बाय सेलर टू कस्टमर इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। और उसमें जो रिड्यूस किया जाता है, उसमें थोड़ी सी रिडक्शन अगर हम दे देते हैं, मतलब जो सप्लायर है वो दे देता है, तो उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ डिडक्टेड इन द इनवॉइस और कैश मेमो from the gross sale proceeds. The trade discount is not recorded in the books of buyer or seller as the transaction is recorded with the net sale proceeds, that is gross sale proceeds less trade discount। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जो भी आपका कैटलॉग प्राइस था पहले प्रोडक्ट का, उसमें से अगर आपने कुछ रिड्यूस कर दिया तो वो रिडक्शन के बाद वो जो रिडक्शन आपने की है जितनी अमाउंट से, वो क्या हो जाएगी, ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कहाँ पर किया जाता है, इन द इनवॉइस और कैश मेमो। दैट मीन्स कि जो ग्रोस सेल आपकी है, जो ग्रोस अमाउंट है, वो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। बुक्स में सीधा नेट सेल प्रोसीड्स हैं वो रिकॉर्ड की जाती है। अब ये नेट सेल प्रोसीड्स क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल आपकी 100 रुपीज़ की अगर कोई चीज़ है और उस पर आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10 रुपीज़ पे, तो आप बुक्स में 100 बुक्स में जो है 100 का नहीं दिखाओगे, ठीक है। आप किसका कितने पे दिखाओगे, आप 90 पे दिखाओगे, क्योंकि 100 की चीज़ थी माइनस ट्रेड डिस्काउंट, हमने 10 रुपीज़ में डिस्काउंट लेस कर दिया तो आपका कितना का हो गया, 90 रुपीज़ का हो गया। तो बुक्स में सीधा नेट अमाउंट दिखाएंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे। सी यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बायर और सेलर, किसी की बुक में ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सीधा नेट अमाउंट दिखाएंगे हम 90 रुपीज़ की सेल। कैश डिस्काउंट क्या होता है, द रिडक्शन अलाउड बाय क्रेडिटर्स टू हिज डेटर फॉर मेकिंग द क्विक पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। देखिए कई बार होता है कि सप्लायर्स अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि अगर आप ये चीज़ अभी लेके जा रहे हो और ऑन द स्पॉट आप कैश पे करोगे, ठीक है, आप उधार पे नहीं लेके जाओगे, अभी कैश पे करोगे, तो अभी कैश पे करने के लिए आपको चलो 10 रुपीज़ में डिस्काउंट ऑफर कर देता हूँ, ठीक है, आप अभी कैश पे दे जाओ, अब उधार पे मत लेके जाओ, आपको 10 रुपीज़ में कैश डिस्काउंट दे देता हूँ, तो उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। ऊपर ट्रेड डिस्काउंट पे क्या था, वो ज़रूरी नहीं था कि कैश बेसिस पे हो, वो क्रेडिट बेसिस पे भी हो सकता है, लेकिन कैश डिस्काउंट के अभी कैश देने के लिए उसको डिस्काउंट मिल रहा है तो उसे कहते हैं हम कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द क्रेडिटर्स एंड इनकम फॉर द डेटर्स। बिल्कुल, अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो चीज़ देते हैं, जो उधार देते हैं। अब अगर 50 रुपये की चीज़ है और वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि चलो आप अभी पैसे दे जाओ, आप 40 दे जाओ, ठीक है ना, मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, आप 40 रुपये की चीज़ है वो ले जाओ, तो ये तो नुकसान हो गया ना एक तरह से। क्रेडिट का जो क्रेडिटर है हमारा, उसके लिए एक्सपेंस हो जाता है, लेकिन डेटर का हो गया फ़ायदा, उसको सस्ते में चीज़ मिल गई, तो डेटर के लिए उसकी इनकम हो गई, लेकिन उस बिज़नेस के लिए, उस शॉप वाले के लिए वो क्या हो जाएगा, वो एक एक्सपेंस हो जाएगा। तो हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, उसी वक्त कैश लेने के लिए, तो वो थोड़े बहुत कैश डिस्काउंट दे देते हैं, है ना, जो भी सप्लायर्स वगैरह होते हैं, तो इस तरह से डिस्काउंट होता है। ये हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो तीन टर्म्स हमारी हो चुकी हैं, कॉस्ट, वाउचर एंड डिस्काउंट। आगे हम देखते हैं, आगे हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है जो है प्रोप्राइटर। वैसे तो जब हम बिजनेस की फॉर्म्स करेंगे उसमें भी आएगा। देखिए प्रोप्राइटर क्या होता है, हु टेक्स द इनिशिएटिव टू स्टार्ट द बिजनेस, दैट मीन्स जो बिजनेस स्टार्ट करता है, इन्वेस्ट हिज मनी और मनीज वर्थ एंड बियर्स द रिस्क ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द प्रोप्राइटर। दैट मीन्स सिंपल सी बात में समझाऊं तो बिजनेस का मालिक, बिजनेस का जो मालिक होता है, दैट मीन्स जो बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है और बिजनेस के रिलेटेड जितने भी रिस्क है वो खुद उठाता है, उसको कहते हैं प्रोप्राइटर। इसमें एक बात समझने वाली है, एक इंसान
जो बिजनेस शुरू कर रहा है अपना पैसा भी लगा रहा है और साथ में दी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रिस्क भी खुद उठा रहा है उस बिजनेस से, उस बिजनेस के रिलेटेड जो भी रिस्क है वो खुद बियर करेगा, उसे कहते हैं प्रोप्राइटर। ठीक है, बाकी आगे हम जब बिजनेस की फॉर्म्स करेंगे तब समझेंगे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म या शेयर होल्डर्स वो सब क्या होते हैं। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि जो बिजनेस का मालिक समझ लीजिए, जो इन्वेस्ट करता है अपनी मनी और साथ में रिस्क भी वो खुद बियर करता है। तो कॉस्ट, वाउचर, डिस्काउंट और प्रोप्राइटर, ये हमारी हो गई आज की 4 टर्म्स। आगे हम और भी ज़्यादा अच्छी बिजनेस टर्म्स देखेंगे, बस थोड़ी बहुत बिजनेस टर्म्स रह गई हैं, वो करने के बाद जो कुछ रह जाएंगी 1-2 बिजनेस टर्म्स, तो वो क्या है कि जब हम आगे अकाउंट्स करते जाएंगे, जैसे जैसे आगे अकाउंट्स के और चैप्टर्स करते जाएंगे वो हम उस वक्त साथ साथ में समझते जाएंगे।